जब भी आप घर खरीदते हैं तो आपको लोग क्या अप्रिशिएट करते हैं? वाह, क्या ग्रेट इन्वेस्टमेंट है। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जब भी कोई आदमी घर खरीदता है वो घर उनकी लाइफ की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, बट जरूरी नहीं है कि वो इन्वेस्टमेंट उनके लाइफ का सबसे अच्छा रिटर्न क्रिएट करे। चलिए समझते हैं ऐसा क्यों। ज्यादातर लोग प्रॉपर्टी अपने रहने के लिए खरीदते हैं, न कि उसको फ्यूचर में ट्रेड ऑफ करने के लिए या उससे पैसे कमाने के लिए। और मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऐसे केस में उनकी प्राइमरली इन्वेस्टमेंट ना होकर के सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी होती है, जिसकी कोई नोशनल वैल्यू नहीं होती, क्योंकि जिस घर में आप खुद रहते हैं उसकी कोई सेल ऑफ नहीं हो, उसकी कोई ट्रेड ऑफ नहीं हो, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। और उस वैल्यू को हम अपने इन्वेस्टमेंट में एस्टिमेट ना करें तो शायद बेहतर प्रोपोजिशन माना जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि रियल एस्टेट एक इम्पॉर्टेंट एसेट क्लास नहीं है। ये मेरा बिल्कुल भी मानना नहीं है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एवेन्यू नहीं है। और इसके कई फॉर्मेट्स हैं, इसके कई फॉर्म्स हैं, जैसे रेसिडेंशियल रियल एस्टेट, कॉमर्शियल रियल एस्टेट एंड लैंड रियल एस्टेट। इन सब में इन्वेस्टमेंट करने से पहले इनके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। सबसे पहला गोल्डन रूल होती है प्रॉपर्टी की लोकेशन। यदि आपने अपनी प्रॉपर्टी को सही लोकेशन पे खरीद लिया है तो आपका आधा काम उस प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट्स के दरमियान, उस प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट के सिलसिले में डन हो गया। दूसरी बात, रियल एस्टेट हमेशा इलिक्विड होती है। इसको बेचने में कई बार हो सकता है कि कई दिन, कई हफ्ते या कई महीनों का भी इंतजार करना पड़े, लेकिन इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड एज एन एसेट क्लास में ये परिस्थितियां नहीं होती हैं। और इसीलिए एक इन्वेस्टर को रियल एस्टेट की खरीदारी करने से पहले उसके इस इलिक्विड फैक्टर को जरूर देखना चाहिए। तीसरी बात, रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट कभी भी डिविजिबल नहीं होती। इसका मतलब कि उसको टुकड़े में जरूरत पड़ने पे आप इक्विटी या इक्विटी म्यूचुअल फंड की तरह या किसी दूसरे म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट की तरह आप उसको पार्शियली या थोड़े रूप में आप उसको सेल ऑफ नहीं कर सकते। और यही एक ऑप्शन है जो कि दूसरे म्यूचुअल फंड या दूसरे कैटेगरी के इन्वेस्टमेंट्स को रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट से लिक्विडिटी के टर्म्स में बेहतर बनाती है। अब समझते हैं कि रियल एस्टेट में आखिर इनकम कैसे जनरेट होती है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में इनकम दो तरीकों से जनरेट होती है। पहला, उसके कैपिटल एप्रिसिएशन से, मतलब उस रियल एस्टेट की वैल्यू बढ़ने से। और दूसरा, उससे कमाए गए हर महीने के किसी न किसी इनकम से, चाहे वो इनकम रेंटल के फॉर्मेट में हो या किसी दूसरे फॉर्मेट में हो। ये दो तरीके की इनकम रियल एस्टेट से अर्न करने का एक बहुत अच्छा साधन है। रियल एस्टेट में एक सबसे इम्पोर्टेंट बात इस बात को ध्यान देने की है, इसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट। रियल एस्टेट में खरीदारी के पहले उससे पे की जाने वाली स्टाम्प ड्यूटी, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट और उसके रेकरिंग वो सारे एक्सपेंसेस जो उसके वेयर एंड टियर में उस प्रॉपर्टी को मैनेज करने में यूज होते हैं। आपको इस बात को ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो भी इस तरीके के एक्सपेंसेस आप करने जा रहे हैं, कैपिटल अप्रिसिएशन एंड रेंटल इनकम के जो रिटर्न है, उससे हमेशा इसको आपको एक अलग फॉर्मेट में, एक अलग रूप में देखना चाहिए। क्योंकि जब आप नेट बेसिस पे इस रिटर्न को देखेंगे तो हमेशा ये सब सारी एक्सपेंसेज जैसे स्टाम्प ड्यूटी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड मेंटेनेंस, ये आपके रिटर्न को हमेशा सबड्यूट करता है, उससे उसमें उसकी अहमियत नहीं देता, उससे उसको उसमें शामिल नहीं करता है। तो एक पावरफुल मैसेज हम इससे ये ले सकते हैं कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही पावरफुल इन्वेस्टमेंट हो सकता है, लेकिन हर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जरूरी नहीं है कि आपको एक अच्छी रिटर्न कमा के दे। और इन दोनों के कंपोजिशन को हमेशा हमें ध्यान रखने की ज़रूरत होनी चाहिए। अगर आप डिफरेंस समझ जाते हैं तो ये डिसीजन लेना कि आपके इन्वेस्टमेंट को रियल एस्टेट में लगानी चाहिए या किसी दूसरे अच्छे ऐसे इन्वेस्टमेंट में जो उससे बेहतर प्रोपोजिशन तय करता हो, ये डिसीजन आप बेहतर तरीके से ले सकते हैं
और अपने पैसे को आप बेहतर अप्रिसिएशन की तरफ ले जा सकते हैं। अल्टीमेटली डिसीजन आपका है। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.